कावरी अब भी हैरान थी कि रोहन के पास न जाने कौन सी पुरस्रार कुव्वत थी कि जिस लड़की पर वो निगाह डालता वो इसके चरणों में घेर हो जाती। हालांकि शक्ल सूरत के लिहाज से रोहन ऐसा नहीं था कि कोई औरत एक मर्तबा इसकी तरफ देखने के बाद दूसरी बार देखना पसंद करती। दोस्तों, माजरत एपिसोड लेट हो गई। कोशिश करूंगा आपको रोज 2 एपिसोड देकर नावल मुकम्मल किया जाए। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। देवी बेड के करीब खड़ी थी और करिश्मा बेड पर पड़ी करा रही थी। इसकी आंखें बंद थीं। अभी 3 दिन पहले मैंने इसके पाँव के अंगूठे का नाखून अखाड़ा था और वो बुरी तरह तड़पी थी। अभी इसकी एक तकलीफ कम नहीं हुई थी कि ये मुसीबत आन पड़ी। इसके बेड पर बिछी हुई चादर रंग आलूद हो रही थी। देवी ने दूसरी चादर उठाकर इसके जिस्म पर इस तरह डाल दी कि इसकी 70 पोशी किसी हद तक हो गई। आवाज सुनकर करिश्मा ने आंखें खोल दी। मैंने एक लम्हे को इसके चेहरे की तरफ देखा और एंटीसिपेटिक लोशन से इसकी टांगों के जख्म साफ करने लगा। रोहन वाकई वहशी साबित हुआ था। इसने दांतों से बुरी तरह बेनिबेवड़ा था। बाज जगहों पर सिर्फ दांतों के निशान थे और बाज जगह से मुकम्मल नोच ली गई थीं। एंटीसिपेटिक लोशन लगने से करिश्मा बुरी तरह मचलने लगी। देवी ने इसे बाहों से और कावरी ने इसे टांगों से पकड़ लिया। तकरीबन पवन घंटे तक मैं इसके जख्म साफ करता रहा। फिर कावरी ने मुझे बैग में मरहम की एक ट्यूब निकाल दी। मरहम लगने से करिश्मा पर सुकून होती चली गई। इस मौका पर मुझे डॉक्टर आरधा बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। वो होती तो सब कुछ संभाल लेती। जहां तक मैं समझता हूं, इस वक्त करिश्मा का कोई ना कोई टेस्ट होना जरूरी था। कम अज कम टेटनस का टेस्ट करके इसे इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता था, मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। मुझे अफसोस है करिश्मा, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने इसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन वो नहीं माना और मौका मिलते ही ये हरकत कर गुजरा और इसे सजा देना जरूरी हो गया। अगर मैं इसे ना मारता तो वो तुम्हें खत्म कर देता। करिश्मा कुछ नहीं बोली, खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, मैंने फिर कहा। इस वक्त कुछ पीना पसंद करोगी, चाय या काफी? मैं काफी पीना चाहोगी, करिश्मा ने कराहते हुए जवाब दिया। मैं अभी बना कर लाती हूं, देवी कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कावरी ने चादर फैलाकर करिश्मा के जिस्म पर डाल दी थी। वो बेड की पट्टी पर बैठ गई। देवी 15 मिनट में काफी बनाकर ले आई। करिश्मा ने अपने आप को घसीट कर बेड की पुश्त से टेक लगा लिया था और देवी के हाथ से कप लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। इसके हाथ होले होले काम रहे थे, लेकिन वो बतदरीज अपने हवास पर काबू पाती चली गई। चंद घूंट भरने के बाद इसने मेरी तरफ देखा। तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आ सके, इसके होंठों से सरसराती हुई सी आवाज निकली। हालांकि मैं ऐसा पेचीदा आदमी नहीं हूं, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। बहुत सीधा सादी आदमी हूं। तुम्हें तो पहले ही रोज समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या हूं। किसी से दोस्ती करता हूं तो उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता हूं और दुश्मनी में सारी हदें फलांग जाता हूं। मैं अब तक यही तो नहीं समझ सकी कि तुम मेरे दोस्त हो आ दुश्मन। वो बोली, तुमने कई मर्तबा मेरी जान बचाई और कई मर्तबा मेरी जान लेने की कोशिश की। 3 दिन पहले तुमने मेरे पाँव का नाखून अखाड़ा था। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। मैं तो समझी थी कि तुम वाकई मेरी बोटियां काट काट कर फेंकते रहोगे। वो मेरी मजबूरी थी। वैसे मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई कसाई नहीं गुजरा, मैंने कहा। और आज मेरी खातिर तुमने इस शख्स को ठिकाने लगा दिया जो तुम्हारा मोहसिन था, जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी और तुम्हें पनाह दी थी। करिश्मा ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। इंसान जब इंसानियत से गिर जाए और तमाम अखलाकियात को नजरअंदाज कर दे तो इसे सजा देनी ही पड़ती है, मैंने जवाब दिया। 3 दिन पहले तुमने मेरा नाखून उखाड़ कर इस तरह मुझे अजियत पहुंचाई थी, क्या वो इंसानियत के ऐन मुताबिक था? करिश्मा ने मुझे धूरा। मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, मैंने कहा। मैंने जो कुछ भी किया वो एक काज के लिए था और रोहन ने जो कुछ किया वो इसकी दीवानगी थी, जुनून था। वो इंसान से वहशी बन गया था। माने ने रोहन को मार कर बहुत अच्छा किया, कावरी बीच में बोल पड़ी। वो वाकई वहशी था। वो इससे पहले निताशा के साथ भी ऐसा ही कर चुका है। वो सब कुछ मेरे सामने हुआ था, इसी कमरे में। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। रोहन ने तो बताया था कि निताशा किसी और के हाथों मारी गई थी और तुमने भी इसकी तायीद की थी। वो मेरी मजबूरी थी, कावरी ने कहा। हकीकत यह है कि एक रात हम तीनों इस कमरे में मौजूद थे। निताशा रक्स कर रही थी। एक मौका पर वो जरा सी झुकी तो रोहन ने इसे पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और इसके शरीर पर जगह जगह डांड गाड़ने लगा। निताशा कहकहे लगाती रही, फिर इसके कहकहे चीखों में बदल गए। पहले तो मैं समझी कि रोहन मजाक कर रहा था, मगर वो मजाक नहीं था। रोहन ने इसके शरीर को जगह जगह दांतों से काटा।
निताशा चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चिड़िया की तरह इसके पंजे में फंसी हुई थी। निताशा लहूलुहान हो रही थी। मैंने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो रोहन ने मुझे धक्का देकर दूर गिरा दिया। इसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी और दरिंदगी थी। वो खूनखार दरिंदा ही लग रहा था। मैं डर कर कमरे से भाग गई और अपने कमरे में बंद होकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और रात भर अपने कमरे में बंद रही। सुबह में डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो रोहन अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था। मेरा तो चाहा था कि इसे मौत की नींद सुला दूं। इस ख्याल से मैंने मेज की दराज से हथियार निकालने की कोशिश भी की थी, मगर आहट सुनकर इसकी आंख खिल गई और मैं अपने इरादे पर अमल ना कर सकी। और आज इसने वही सब कुछ करिश्मा के साथ किया। इसका मर जाना ही अच्छा था। कल को वो मेरे साथ किसी और के साथ ही सब कुछ करता। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि रोहन को खत्म करने पर कांवरी ने किसी शदीद रद्द अमल का इजहार क्यों नहीं किया था। वो रोहन से अपने लिए भी खतरा महसूस करने लगी थी। और फिर इसने ये सनसनीखेज इंकिशाफ भी किया कि निताशा से पहले वो मंदिर के तहखाने में भी 3 लड़कियों को दांतों से मौत के घाट उतार चुका था। रोहन वाकई दरिंदा था। ये तो मैं पहले ही रोज समझ गया था कि औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और अब मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो किसी किस्म के जुनून में मुब्तला था, और ये जुनून भी कभी कभी इस पर हमला आवर होता था। करिश्मा भी बड़ी तवज्जो से कांवरी की बातें सुन रही थी। कांवरी रोहन की जिंदगी के ऐसे ऐसे राज फाश कर रही थी जिन्हें सुनकर हैरत होती थी। उन बातों में 2-3 मर्तबा मनीलाल का जिक्र भी आया था, और मनीलाल के तस्करे पर करिश्मा के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे थे। रात का 1:30 बज चुका था। अभी रोहन की लाश भी ठिकाने लगानी थी। ये दूसरी लाश थी जो मैं अपने हाथों से ठिकाने लगाने जा रहा था। कांवरी और देवी मुझसे पहले उठकर कमरे में चली गईं, और जब मैं उठने लगा तो करिश्मा ने मुझे रोक लिया। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। कुछ कहना चाहती हो? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हें मनीलाल की तलाश है ना? करिश्मा ने कहा। जाहिर है ये सारी भाग दौड़ इस सिलसिले में हो रही है। मैंने कहा, इसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो और तुम कुछ बताने को तैयार नहीं। मगर मैंने मायूस होना नहीं सीखा। वो इस जमीन पर है, मैं इसे तलाश कर लूंगा। 1-8 दिन और जाय होगा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें जैन मंदिर में मिलेगा। करिश्मा का लहजा बिल्कुल सपाट था। क्या? मैं उछल पड़ा। इसने इतनी अजियत उठाई थी मगर जुबान नहीं खोली थी, और अब पूछे बगैर कितने इत्मीनान से इसने बता दिया था कि मनीलाल कहाँ मिलेगा। मैं ठीक कह रही हूँ, करिश्मा ने कहा। दिलवाड़ा रोड पर यहाँ से 11 मील आगे पहाड़ियों में एक कदीम मंदिर है जो बज़ाहिर खंडरों में तब्दील हो चुका है, मगर इसका तहखाना बहुत अरसा से मनीलाल के इस्तेमाल में है। इस वीरान मंदिर का तहखाना ही दरअसल मनीलाल की सरगर्मियों का मरकज है। वो सांपों के जहर पर तमाम तजर्बात वहीं करता है। तहखाने में इसने एक छोटी सी लिबार्टी बना रखी है। ये लिबार्टरी इतनी जदीद नहीं, लेकिन मनीलाल की जरूरत की हर चीज वहां मौजूद है। वो आजकल वहीं पर है। मुझे हैरत है, मैंने कहा, तुम किस कदर आसानी से इसके बारे में बता रही हो। आज के वाकया के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई है कि ये लोग वाकई इंसानियत के दुश्मन हैं। करिश्मा ने कहा। पंडित रोहन हो मनीलाल, ये लोग हवस के पुजारी हैं। उन्हें सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। अपने मुफाद के फायदे के लिए कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, उन्हें इससे कोई गरज नहीं। ये लोग अगर चाहते तो अपनी सलाहियतों को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने गलत रास्तों का इंतखाब किया। हेरोइन का केमिकल, सांप के जहर से इंजेक्शनों की तैयारी, ये कोई खिदमत नहीं, ना अपने देश की ना इंसानियत की। उनसे मासूम और बेगुनाह लोगों की तबाही और बर्बादी का काम ही लिया जा सकता है, और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक इंसान को खत्म करके अगर हजारों बेगुनाहों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो मैं इसे कोई जुर्म नहीं समझती। तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। ये सब कुछ शायद तुम इसलिए कह रही हो कि खुद तुम्हारे साथ ये हुआ है और मैंने इस वहशी से तुम्हारी जान बचाई है और तुम एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहती, करिश्मा ने जवाब दिया। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जब दूसरों के साथ ये सब होता है तो उन्हें कितनी अजियत होती है। जब मैं चीख रही थी तो मेरे कानों में मेरी अपनी नहीं, इस 12 साला मासूम लड़की की चीखें गूंज रही थीं जिसे मनीलाल ने मेरे सामने अपनी हवस का निशाना बनाया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मनीलाल में जहर भरा हुआ है। इसे हर रात एक औरत की जरूरत पड़ती है। अगर किसी रात इसे औरत ना मिले तो वो अपनी ही आग में जल कर राख हो जाए। मैं जानती हूं कि पंडित रोहन की तरह वो भी कई बेगुनाह औरतों को मौत के घाट उतार चुका है। बहुत सी औरतें तो ऐसी थीं जो पूजा के लिए मंदिर में आती थीं और गायब हो जाती थीं। उनके घरवाले उन्हें तलाश करते रह गए मगर उनका सुराग नहीं मिला। मनीलाल के चंद खास चेले, मैं जानती हूं कि उनका क्या हशर हुआ। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैं इसके चेहरे को तकता रहा। चंद लम्हों बाद वो खुद ही बोली, कांवरी जब रोहन के बारे में बता रही थी तो मेरे जहन में मनीलाल के हवाले से ये सारी बातें आ रही।
थी। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही हूँ और अब मैं इस नतीजा पर पहुंची हूँ कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा कोई ज़ाती मुफाद वाबस्ता नहीं है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी कौम के लिए कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए किया, मगर मुझे बड़ी मायूसी हुई। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने मनी लाल का साथ खो दिया। इसे ना तो अपनी कौम से हमदर्दी है ना किसी और से। वो दहशतगर्द और जुनूनी है। अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए इसने हर इस शख्स को मर्रा दिया जिसे मुखालफत का खदशा था। इसकी निगरानी के लिए इंटेलिजेंस ने कुछ एजेंट मुकर्रर कर रखे थे, मगर मनी लाल ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके करीबी साथियों में मेरे अलावा सिर्फ काली पंडित जिंदा बचा है। अगर आज तुम मुझे छोड़ दो और मैं मनी लाल के पास वापस चली जाऊं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गोया तुमने मौत के खौफ से मनी लाल के बारे में बताया है। मैंने कहा, मैं मौत से नहीं डरती। करिश्मा ने कहा, मुझे यूं लगता है कि अब मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया है। अब अगर तुम भी मुझे मार डालो तो मुझे कोई अफसोस ना होगा, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैंने कहा, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा अदीनाथ मंदिर से फरार हुआ था तो कादरी ने मुझे पनाह दी थी। वो मेरी हमदर्द बन गई थी, मगर बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए काम करती थी ताकि इस मुल्क की जुड़े कमजोर की जा सके। क्या तुम भी किसी ऐसी एजेंसी से वाबस्ता थीं? नहीं, करिश्मा ने मेरी बात काट दी। मेरा किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो अपने देश से मोहब्बत है और इस जज्बे के तहत मनी लाल के ग्रुप में शामिल हुई थी। मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका वजूद हमारे लिए खतरा है, इसे हर सूरत में मिटाना है। मगर हम खिली जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसे खत्म करने के लिए हमें दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। हम जवान और हुसैन थी, इसलिए मेरा इंतखाब किया गया। मुझे हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान भेजा जाता। वहाँ मैंने रईस कबीला जैसे कई लोगों को अपने हसन के जाल में फंसा कर अपने लिए काम पर आमादा किया। मैं कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में घूमकर ऐसे नौजवानों को फंसाती जो किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से और अपने अब से नाराज थे। मुझ जैसी हुसैन और जवान लड़की हो तो कोई भी नौजवान इसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं उन्हें वरगला कर रईस कबीला जैसे लोगों के हवाले कर देती जो उन्हें यहाँ भेज देते। यहाँ मनी लाल के कैंप में ब्रेन वाशिंग करके उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत दर दी जाती कि वो अपने देश के दुश्मन बन जाते। उन्हें तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता, जहां वो अपने ही हम वतनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारना शुरू कर देते। मनी लाल में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसने पहले हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तैयार किया जो पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फराहम किया जाता। इसका मकसद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हेरोइन का आदी बनाकर जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करना था। मनी लाल इस पर भी मुतमईन नहीं था। वो सांप के जहर से ऐसा इंजेक्शन तैयार करने के तजर्बात कर रहा था जिससे मौत को ज्यादा से ज्यादा अजियतनाक बनाया जा सके। इस दौरान तुम छलक पड़े और तुमने आज तक जो कुछ किया वो शुरू से आखिर तक मेरी नजरों में है। मैं इस नतीजा पर पहुंची हूं कि तुम दहशतगर्द नहीं हो। तुम अपने मुल्क और अपने हम वतनों की भलाई के लिए ये जंग लड़ रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई जाती मुफाद नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मनी लाल जैसे लोगों को वाकई खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है जो दूसरों की तबाही का बाइस बन रहे हों। ये कायापलट मेरे लिए हैरत अंगेज है। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मेरे गिर्द कोई जाल बिछा रही हो? मैं जानती हूं कि तुम्हें मुझ पर मुश्किल ही से भरोसा होगा, करिश्मा ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और एक बात तुम्हें और भी बता दूं, मैं अब भी अपने देश की वफादार हूं। इसे बेवफाई मत समझना। मेरी ये बातें देश के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक आदमी के खिलाफ हैं जो दूसरों के लिए और अपने देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो अब तक कितने लोगों को मरवा चुका है। क्या अपने लोगों को मौत के घाट उतार कर देश की खिदमत हो सकती है भला? नहीं, उन लोगों की वतन से मोहब्बत और गद्दारी की मंतिक अजीब थी। जो लोग मेरा साथ दे रहे थे वो सब ही कहते थे कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे। गद्दारी ना सही, लेकिन इतना मैं समझता था कि उन सब का कोई ना कोई मुफाद वाबस्ता था। बहरहाल मुझे इससे गरज नहीं थी। उन लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा था। इसमें शुबा नहीं कि रोहन ने मेरा बहुत साथ दिया था। इसकी मौत का मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें गलती खुद इसकी थी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो शायद इस वक्त मेरे साथ बैठा चाय पी रहा होता। मुझे तफसील से बताओ, मनी लाल कौन से मंदिर में है? मैंने करिश्मा की तरफ देखते हुए कहा। तुम दिलवाड़ा रोड तक जा चुके हो?
करिश्मा ने कहा, कैंप वाले रास्ते पर मुड़ने के बजाय मेन रोड पर सीधा आगे निकल जाओ। इससे तकरीबन 1.5 मील आगे दाएं तरफ शमशान घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इस तरफ किसी जमाने में शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। इस बोर्ड के साथ ही पहाड़ियों में एक तंग सा रास्ता है। पहाड़ियों में बिल खाते हुए इस रास्ते पर तकरीबन 2 मील आगे एक मंदिर के खंडरात हैं। इस मंदिर का सिर्फ एक कलश बचा है, बाकी सब कुछ खेर हो चुका है। इस खंडरात के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। इस तहखाने का रास्ता कहाँ से है? मैंने पूछा। मंदिर के इस मीनार से तकरीबन 100 गज मशरिक की तरफ चट्टान से मिली हुई एक शिकस्ता 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी एक कमरे की बाकियात है और वो चट्टान कमरे की एक दीवार का काम देती थी। इस चट्टान में एक तंग सी खूह है। अंदर तकरीबन 10 फुट आगे सिया रंग का एक पत्थर नजर आएगा। इस पत्थर के नीचे इस तहखाने का रास्ता है। क्या वो पत्थर इतना बड़ा है? कि वो पत्थर इतना बड़ा नहीं है। करिश्मा ने मेरी बात काट दी। तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। इस पत्थर के नीचे तहखाने का मैकेनिज्म है। बड़ा पेचीदा रास्ता है। मैंने कहा, बहरहाल वहां मनी लाल के साथ कितने आदमी हैं? 3, करिश्मा ने जवाब दिया। काली पंडित और 2 और आदमी जो मनी लाल के काम में इसकी मदद करते हैं। बाहर से हिफाजत का कोई इंतजाम है? मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी जिसे निगरानी के लिए रखा गया हो। नहीं, करिश्मा ने नफी में सर हिलाया। वो महफूज तरीन जगह है, कोई दिन के वक्त भी इस तरफ नहीं जाता। ठीक है, मैं कहते हुए उठ गया। एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर कोई धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगी। मैं जानती हूँ, तुम्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है। करिश्मा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त निकली और मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ तो हसब वदा रोहन की दौलत में से आधी तुम्हारी झोली में डाल दूंगा और बाकी आधी कांवरी का हक है। मैंने कहा, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे जायदाद का बंटवारा कर रहे हो। करिश्मा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं चंद लम्हे इसके चेहरे को तकता रहा, फिर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया था। कांवरी, देवी और कोनाल हाल कमरे में बैठी हुई थीं। उन तीनों के चेहरे पर सुगवारी थी। हम लोग कई महीनों से इस किस्म के हालात का शिकार थे। आए दिन कोई ना कोई लाश देखनी पड़ती थी, कभी अपने किसी साथी की और कभी दुश्मनों में से किसी की। मैं और कोनाल शक्ति को अस्पताल से निकालने गए थे और इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर एन आखिरी लम्हों में शक्ति मौत का शिकार हो गया था और वापस आते ही रोहन को मुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ा था। उन तीनों लड़कियों को करिश्मा और रोहन वाले वाकया ने ज्यादा मुतासिर किया था। उन्हें रोहन की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं था। करिश्मा की हालत ने उन्हें दहला कर रख दिया था और इसी वजह से ये तीनों अफसुर्दा थीं। कोई पेवड़ा वगैरह होगा? मैंने कांवरी की तरफ देखते हुए पूछा। क्या करना है? कांवरी ने यह सवाल बेख्याली में कर डाला था। रोहन की लाश को कमरे ही में सजा कर रखना है, इसका कोई और बंदोबस्त करना है। मैंने कहा। ओए, वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। हम दोनों बंगले के पिछली तरफ आ गए जहां कारों के लिए गैराज बने हुए थे। एक खाली गैराज में बागबानी में इस्तेमाल होने वाली चीजें पड़ी थीं। घास काटने की मशीन, फावड़े, किरपाहे और ऐसी ही बहुत सी चीजें थीं। मैंने एक पेवड़ा उठा लिया और कांवरी के साथ उधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा और फिर एक मुनासिब जगह देखकर रुक गया। ये नर्म जगह थी। मैं फावड़े से जमीन खोदने लगा। कांवरी एक तरफ खड़ी देखती रही। तकरीबन 2 घंटों में इतनी गहरी कब्र तैयार हो गई कि रोहन की लाश को इसमें दफन किया जा सकता था। अब बेवजात की लाश को कमरे से उठाकर यहां लाना भी एक मसला था। लाश को एक चादर में लपेटकर हम चारों इसे तकरीबन घसीटते हुए इस गड़े तक लाए थे और फिर चादर समेत लाश को गड़े में धकेलकर इस पर मिट्टी डाल दी गई। खस कम जहां पाक, मैं हाथ झाड़ते हुए बुड़बुड़ाया। तुम्हारे धर्म के मुताबिक इसका इंतहाई संस्कार चिता पर होना चाहिए था, मगर जो शख्स जीवन भर धर्म को धोखा देता रहा हो, इसका इंतहाई संस्कार तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। लाश तो पहाड़ियों में फेंक देनी चाहिए थी, कुत्ते और गिद्ध खा जाते, कांवरी ने कहा। मुझे कांवरी की इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई थी। इसने रोहन के बारे में जो कुछ बताया, इसके पेश नजर इसका ये रद्द अमल होना ही चाहिए था। हमारी वो रात जागते हुए भी गुजरी थी। ज्यादातर रोहन की बातें होती रहे। कांवरी ऐसे ऐसे इंकिशाफ कर रही थी कि मुझे शदीद हैरत हो रही थी। निताशा के बारे में भी इसने हैरत अंगेज इंकिशाफात किए थे। कांवरी के कहने के मुताबिक निताशा का ताल्लुक हरियाणा के एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। इसने सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल कर रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी, मगर बाप ने इजाजत नहीं दी। इसके ख्याल में इतने बड़े जमींदार की बेटी को मुलाजमत की जरूरत नहीं थी। चंद साल पहले निताशा अपने खानदान के बाज अफराद के साथ जैन मंदिरों की यात्रा के लिए आई थी। लोग राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए माउंट इबू पहुंचे थे। उनका ख्याल था कि चंद रोज यहां रहकर फिर बीकानेर और राजगढ़ से होते हुए हरियाणा वापस चले जाएंगे।
माउंट इबू में मुख्तलिफ मंदिरों की यात्रा करते हुए वो लोग उछल शआर मंदिर पहुंचे तो यहाँ उन लोगों की मुलाकात पंडित रोहन से हो गई। रोहन ने निताशा पर न जाने क्या जादू किया था कि वो लोग जितने रोज माउंट इबू में रहे। निताशा रोजाना उछल शआर मंदिर जाती रही और जब इसके घर वाले वापस जाने लगे तो निताशा ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और वो मंदिर की गोपियों में शामिल हो गई। निताशा के घर वाले परेशान हो गए। इसके बाप को भी हरियाणा से बुला लिया गया, मगर निताशा किसी तरह उनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। हिंदू धर्म के मुताबिक जो नारी गोपी बनकर मंदिर की सेवा करना चाहती है, इसे जबरदस्ती वापस नहीं ले जाया जा सकता और कानून तो हमेशा ही धर्म के सामने बेबस रहा है। फिर कांवरी भी रोहन के जादू का शिकार हो गई। कांवरी अब भी हैरान थी कि रोहन के पास न जाने कौन सी पुरस्रार कुव्वत थी कि जिस लड़की पर वो निगाह डालता वो इसके चरणों में घेर हो जाती। हालांकि शक्ल सूरत के लिहाज से रोहन ऐसा नहीं था कि कोई औरत एक मर्तबा इसकी तरफ देखने के बाद दूसरी बार देखना पसंद करती। कांवरी के कहने के मुताबिक इसने कई हुसैन लड़कियों को पंडित रोहन के पाँव छूते हुए देखा। उनमें कई लड़कियों का ताल्लुक तो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद घरानों से था। वो ऐश ओ आराम की जिंदगी छोड़कर मंदिर की दासिया बन गई थी और रोहन की हवस की आग बुझा रही थी। कितनी लड़कियां आई और चली गंज, कम अज कम 3 लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें रोहन ने भेड़ियों की तरह दांतों से बम्भूर डाला था और वो तड़प तड़प कर खत्म हुई थीं। कांवरी के ख्याल में अगर मंदिर को नजर आतिश न किया जाता और वो लोग वही रहते तो निताशा इस भयानक अंजाम से दो चार न होती। मंदिर में तो कई लड़कियां रोहन की हवस की आग बुझाने के लिए मौजूद थी, मगर इस बंगले में महसूर हो जाने से सिर्फ ये 2 ही वहन के पास रह गई थी। और इस रात निताशा के रक्स के दौरान रोहन अपने जुनून पर काबू नहीं रख सका था और इसने निताशा को दांतों से भंभूर कर मार डाला था। इस वाकया के बाद कांवरी चंद रोज तक सहमी रही। फिर इसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया कि चूंकि वो अकेली रह गई थी इसलिए शायद रोहन इसके साथ ऐसा वहशियाना सलूक ना करे। और फिर इस रात करिश्मा इसके काबू में आ गई और ये करिश्मा की खुशकिस्मती थी कि मैं वहां पहुंच गया था।